जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उपकार क्लासेस आरबीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। आप जिस भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उसको टारगेट करके सिलेबस अच्छे से देखकर पढ़ रहे होंगे। तो देखेंगे आज चौथी क्लास है जो कि साइंस रेलवे के लिए हो या अदर एग्ज़ाम के लिए हो, प्रीवियस ईयर करा रहे हैं जीव विज्ञान पोर्शन। तो आप लोग अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। जो भी साथी नहीं देखे हैं पुरानी वीडियो वो ज़रूर जाके देखिए। क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः डेड्स होते हैं। तो एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम जो हैं आपके प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे एनोटेशन कहते हैं। एनोटेशन कहते हैं। अगला हो जाएगा, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को डैश कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? तो जीन कहते हैं। इसे जीन कहते हैं। आगे देखेंगे, कह रहा है आरएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा होता है? तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन डैश का एक अभिन्न अंग है। प्रोटीन अभिन्न अंग है किसका? तो बताएंगे एंटीबॉडी, एंजाइमों, कोशिका झिल्ली, इन सभी का होता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? दूध का प्रोटीन जो होता है आपका ये केसीन होता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में मानव क्षारक युग्मन किस प्रकार के आबंधन के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन आबंध। हाइड्रोजन आबंधन। अगला क्वेश्चन है, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए प्रतिकृति के दौरान न्यूक्लियोटाइड के योजन को उत्प्रेरित करता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, टेम्पलेट के पूरक नए डीएनए रज्जु को संश्लेषित करना। अगला क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछ रहा है। तो आरएनए उत्प्रेरकी कार्यों सहित कई कार्य करता है, यही सही हो जाएगा। अगला है, मानव जीनोम के पूर्ण अनुक्रमण ने डैश के प्रारंभ को चिन्हित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीनोमिकी। अगला क्वेश्चन है, समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए विविधता उपयोगी है। ये विविधताएं निम्न त्रुटियों के कारण होती हैं। तो किसके कारण होती हैं? डीएनए प्रतिलिपिकरण के कारण होती हैं। आगे देखेंगे, निम्न में से किस जीव में आनुवांशिक रूप से पूर्व निर्धारित लिंग नहीं होता है? तो ये है आंसर, इसका हो जाएगा घोंघा। घोंघा जो है मोलस्का संघ के में आता है। पूछा भी जाता है किस संघ का है घोंघा? तो मोलस्का संघ का है। अगला क्वेश्चन है, डैश एक गैर विभाजित कोशिका संरचना में क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में पाया जाता है, उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं डीएनए या आरएनए? तो उसे डीएनए कहते हैं।
बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला है, निम्नलिखित में से किस जीवन प्रक्रिया में डीएनए प्रतिलिपि का निर्माण एक आधारभूत घटना है, इसे प्रजनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मेंडल द्वारा मटर पर किए गए प्रयोगों में प्रभावी विशेषक कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा गोल बीज। क्या हो जाएगा? गोल बीज। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्मक उपस्थित होते हैं? तो इसमें होते हैं 1 युग्मक। मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प नीचे रिक्त स्थान को उपयुक्त रूप से भर सकता है? गोल झुर्रीदार बीज, लंबे पौने पौधे, सफ़ेद, बैंगनी इसका आंसर हो जाएगा। तो बैंगनी इसकी थ्योरी दी हुई है, इसको एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी लक्षण की विशेषताओं को नियंत्रित करने वाले जीन किसमें स्थित होते हैं? तो ये गुणसूत्र में स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी और वंशानुक्रम पर पहला वैज्ञानिक प्रयोग 19वीं सदी के मध्य में किया गया था मटर पर। ये संस्करण प्रयोग किसने किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। तो ये याद रखना, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का आरएनए केंद्रक में डीएनए से आनुवंशिक सूचना को कोशिका द्रव्य में राइबोसोम तक पहुंचाता है, जहां यह प्रोटीन संश्लेषण को निर्देशित करता है? तो ये हो जाएगा mRNA। अगला है, केवल महिलाओं में होने वाली निम्नलिखित में से किसे जन्मजात डिंब ग्रंथि अल्पवर्धन सिंड्रोम के रूप में भी जाना जाता है? तो इसे कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है, 23 युग्म गुणसूत्रों मानव पर मौजूद प्रोटीन कोडिंग जीन की अनुमानित संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 20,000 से 25,000। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एन्यूप्लॉइड्स के संबंध में गलत है? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, वे जीव जिनकी प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों के 2 से अधिक सेट होते हैं। आनुवांशिकी के संदर्भ में वंशावली विश्लेषण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक उद्देश्य इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एक परिवार के पीढ़ियों के भीतर विशिष्ट विशेषकों की वंशागति के ट्रैक करना। अगला हो जाएगा, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने 1960 के दशक में जीवित कोशिकाओं में आनुवंशिक कोड को समझने की प्रक्रिया विकसित की थी। तो ये हो जाएगा मार्शल निरेनबर्ग। अगला क्वेश्चन है, जीन के विभिन्न रूपों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो एलील का प्रयोग किया जाता है, एलील। उस नीले फ्लोरोसेंट रंजक का नाम बताइए जिसका उपयोग जीवित या स्थिर कोशिकाओं के रंजन के लिए किया जाता है, इसे कहते हैं DAPI। अगला क्वेश्चन है, वंशागति के नियम चिर सम्मत आनुवांशिकी की आधारशिला का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले वंशागति के नियमों का वर्णन किया था? वंशागति के नियमों का वर्णन मेंडल ने किया था। आगे देखेंगे,
यदि किसी बच्चे को पिता से वंशानुक्रम है Y गुणसूत्र प्राप्त होता है तो बच्चे का लिंग क्या होगा? तो इसमें नर होगा। यदि यक्ष और यक्ष होगा तो लड़की का जन्म होगा और यक्ष और वाई होगा तो लड़के का जन्म होगा। बच्चे के लिंग के निर्धारण के लिए पुरुष जिम्मेदार रहता है। यक्ष गुणसूत्र देगा तो लड़की होगी और वाई गुणसूत्र देगा तो लड़का होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में बच्चे का लिंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो ये हो जाएगा आनुवांशिक रचना के कारण, आनुवांशिक रचना। अगला है, अभी जो चीज़ बता रहे थे यहाँ देखिए दिया हुआ है, यक्ष यक्ष तो लड़की और यक्ष वाई तो लड़का। अगला है, वंशागत के नियमों को बनाने में किन दो विषयों के ज्ञान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? गणित और विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक माली मटर लगाना चाहता है जो बौने किस्म का होना चाहिए। माली द्वारा जनक पौधे के बीज के चयन के लिए उसे क्या सुझाव दिया जाना चाहिए? सभी बीज बौने किस्म के होने चाहिए, यही आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला है, किसी विशेषक को नियंत्रित करने वाले जीन के दो संस्करण क्या कहलाते हैं? तो ये एलील कहलाते हैं। आगे देखेंगे, विकास के लिए पहला मूलभूत कारक डैश है? आनुवांशिक विभिन्नता। आंसर हो जाएगा आनुवांशिक विभिन्नता। मेंडल ने कुछ अनुकूल कारणों से मटर का चयन किया था। निम्न में से कौन सा कारण उनके प्रयोगों के लिए आवश्यक चयन का कारण नहीं है? डी ऑप्शन हो जाएगा, उनमें दीर्घ जनन काल होता है। अगला देखेंगे, मेंडल ने मटर के पौधे में पुष्प के रंग और बीज के आकार जैसे विशेषकों का अध्ययन किया। इन विशेषकों को डैश डैश कहा जाता है? आनुवांशिक कूट कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा? आनुवांशिक कूट। 38 नंबर देख लेते हैं, ए ऑप्शन। इसे क्या कहा जाएगा? दृश्यमान लक्षण कहा जाएगा। आनुवांशिकी कूट नहीं, दृश्यमान लक्षण कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव नर जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये 23 जोड़ी होती है और संख्या में पूछा जाए तो 46। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 गुणसूत्र होते हैं जोड़ी। मानव नर जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, मानव नर जनन कोशिका में मादा कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। निषेचन के दौरान यह संख्या मिलकर 46 हो जाती है। अगला देखेंगे, वंशागति का नियम किन वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया था? तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, जोहान मेंडल। अगला है, मनुष्यों में लिंग गुणसूत्रों में अन्य गुणसूत्रों की तुलना में कौन सी अद्वितीय विशेषता होती है? तो इसमें होता है, वे सदैव पुरुषों में आदर्श युग्म में नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, सफ़ेद फूलों वाले गुलाब के पौधों को बिना किसी ग्राफ्टिंग के स्टेम कटिंग करके मिट्टी में लगाया गया है। नए पौधों से भी समरूप सफ़ेद फूल निकलते हैं। यह क्या दर्शाता है? स्टेम कटिंग अलैंगिक जनन का एक प्रकार है, इसलिए इसमें कोई विभिन्नता नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, पिता के यक्ष युग्म शुक्राणु प्राप्त करने वाले बच्चे की आनुवांशिक रचना निम्नलिखित में से किस प्रकार होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 44 + XX। मेंडल के अनुसार
लंबे मटर के पौधों को छोटे मटर के पौधों के साथ संकरण कराने पर F1 संतति में कौन सा विशेषक प्रकट हुआ? तो इसमें प्रकट होगा लंबा। अगला है वंशागत की इकाइयाँ जिन्हें मेंडल ने कारक कहा था अब क्या कहलाती हैं? तो वो जीन कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है लक्षण निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हो सकते हैं? तो लक्षण जो है पैतृक डीएनए और मातृक डीएनए, पिता की तरफ से और माता की तरफ से, दोनों की तरफ से डीएनए प्राप्त होते हैं, इसलिए लक्षण प्रत्यय हैं। अगला है किसी जीव का प्रत्येक विशेषक निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मातृक एवं पैतृक दोनों डीएनए समान रूप से। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है? तो इसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्या होता है जब मटर के पौधे में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर दो विकल्पी जोड़ों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाए? तो इसमें हो जाएगा लंबे बौने लक्षण तथा गोल झुर्रीदार लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें सही कथन देखना है, डी ऑप्शन सही है। यक्ष गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं। जीन डैश की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं एंजाइमों को। आगे देखेंगे जब मेंडल ने मटर के पौधे में दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया तो उन्हें F2 पीढ़ी में पौधों के लिए क्या फेनोटाइपिक अनुपात मिला? तो उसमें मिला था 9:3:3:3:1। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो ये है डीएनए। अगला है एक लंबे पौधे टीटी और एक छोटे पौधे टीटी के बीच संकरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न F1 संतति के सभी पौधों के लंबे होने का क्या कारण है? तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे डैश में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है मानव मादाओं में। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को ही कहा जाता है। सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं जबकि जनन कोशिका में डैश गुणसूत्र होते हैं, तो 23 होते हैं। अगला है जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है? तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। व्यक्ति का लिंग निर्धारण डैश द्वारा होता है। लिंग निर्धारण जो है शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा होता है। अगला है निम्नांकित चित्र में एक एकल जीव की प्रजनन क्रिया और मामूली विभिन्नताओं वाली एक संतति को दर्शाता है। इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? तो इस अंतर का कारण जो है आपका डीएनए प्रतिरूपण में त्रुटियां। अगला क्वेश्चन है वंशागत के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था? इसमें मुख्य कारण ए ऑप्शन हो जाएगा, उन्होंने अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। अगला क्वेश्चन है डैश लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं एलोसोम्स। क्या होते हैं? एलोसोम्स।
अगला है, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों की निम्नलिखित में ये किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, पत्तों की आकृति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन हो जाएगा, प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन बताना है, तो इसमें सी हो जाएगा, युग्मक निर्माण के समय दो युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं। यही क्या हो जाए, गलत, एक साथ नहीं आते हैं। मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोगों के तरीकों के आधार पर नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, आरंभ में पौधों का पर निषेचन किया गया था, उसके बाद स्वनिषेचन। अगला है, प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी और ये मात्र या पितृ मूल की हो सकती हैं। जब दो जनन कोशिकाएं संलयित होती हैं तो वे जातियों के डीएनए की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए संतति में गुणसूत्रों की सामान्य संख्या को बहाल कर देती हैं। वंशागति की इस तरह की प्रणाली को कहा जाता है या डैश डैश में वर्णित किया जाता है। तो मेंडल के प्रयोग के परिणाम। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो सभी को पता होगा, मटर के पौधे का, उद्यान मटर। एक संकरण डैश विभिन्न संकरणों की विशेषताओं वाले दो पौधों का संयोजन होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 2। निम्नलिखित में से कौन सा कण संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशानुगति को नियंत्रित करता है? तो इसमें हो जाएगा पैतृक और मातृक डीएनए, माता के तरफ के और पिता के तरफ के, दोनों तरफ के डीएनए। अगला है, मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विपर्यासी दृश्य लक्षणों के आधार पर प्रयोग किए, उनमें से कुछ निम्नलिखित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा झुर्रीदार, छोटे और सफ़ेद। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधों जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गति के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला है, निम्न मनुष्य में लक्षणों के वंशानुगति के नियम नीचे वर्णित कुछ तथ्यों से संबंधित होते हैं। इन तथ्यों में से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं। गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो गलत विकल्प सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में एक ही संस्करण असंगत जीन होना चाहिए। TTWW जीन प्रारूप वाले निर्मित युग्मकों का प्रतिशत होगा, तो 25 हो जाएगा। मानवों में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद होते हैं? तो 1। अगला क्वेश्चन है, मटर के पौधों पर मेंडल के प्रयोगों के अनुसार लंबेपन को बौनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण कहा गया, क्योंकि डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कोई पौधा लंबा भी होगा भले ही उसके लंबेपन के लिए एक जीन युग्म विकल्पी हो या 2 जीन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, सभी बच्चों में वाई गुणसूत्र उनकी मां से वंशागत होते हैं। मनुष्यों में संतान का लिंग डैश निर्धारित होता है, पिता के गुणसूत्र से निर्धारित होता है। आगे देखेंगे, मेंडल से पहले कोई वैज्ञानिक ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों की वंशागति का अध्ययन शुरू
कर दिया था, लेकिन मेंडल वंशागत के नियम देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं। तो गलत तर्क बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उन्होंने छोटे आकार के नमूनों के आधार पर काम किया था। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, छोड़ो 81 नंबर देखेंगे। मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र यक्स और वाई, इनके लिए क्या अंतर है? तो हो जाएगा एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि वाई गुणसूत्र छोटा होता है। लक्षणों की वंशागत को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का एक कारण इनमें से क्या था? तो कारण था उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की थी। यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता? तो यह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते हैं। पीले बीज वाले तद्दूप प्रजनन वाले एक लंबे मटर के पौधे का संकरण हरे बीजों वाले तंदूप प्रजनन वाले बौने मटर के पौधे के साथ कराया जाता है। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लंबा बौना पर प्रभावी हावी था। लंबापन बौनेपन पर प्रभावी था। अगला हो जाएगा मेंडल के प्रयोगों में दो लक्षणों के बीच द्विसंकर संकरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुपात कितना होगा? तो 9:3:3:1 अभी शुरुआत में बताया भी था। अगला क्वेश्चन है मेंडल ने दो प्रयोग किए। पहला, लंबे पौधों के पराग को छोटे पौधों के बीजांड को निषेचित करने के लिए लिया, और दूसरा जो है छोटे पौधों के पराग को लंबे पौधे के बीजांड को निषेचित करने के लिए लिया। यदि हम इन दोनों प्रयोगों से उत्पन्न पौधों की तुलना करें तो हम क्या परिणाम देखेंगे? इसमें हो जाएगा प्रयोग पहला में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग 2 में भी लंबे पौधे उत्पन्न होंगे। दोनों प्रकार से लंबे पौधे उत्पन्न होंगे। निम्नलिखित में से दो पौधे के बीच संकरण को F2 पीढ़ी तक दिखाया गया है। इस संकरण के निकाले जा सकने वाले कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। फिर विकल्प में गलत निष्कर्ष का चयन कीजिए। कैसा करना? गलत निष्कर्ष का करना है। ये दिया गया है फिगर, तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन। लाल और हरा दोनों भी प्रभावी हैं, हालांकि हरे का उत्पादन कम संख्या में होता है। 88 नंबर है मेंडल के मटर के पौधे पर प्रयोग के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। द्वितीय पीढ़ी या F2 पीढ़ी में जो कि F1 पीढ़ी के लंबे पौधों की संतति थी, सभी पौधे लंबे थे। अगला क्वेश्चन है सामान्य मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं? तो इसमें 22 होते हैं। अगला क्वेश्चन है एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? हरी मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवम। अगला है निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारण होते हैं? लड़की के जन्म के कारण होते हैं तो XX। यदि X और X की मुलाकात होगी तो लड़की का जन्म होगा, X और Y को लड़के का जन्म होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगत सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये नहीं आता है डी ऑप्शन, बायोपिक्स का सिद्धांत, बायोपिक्स सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है जीव जो अधिक दूर से संबंधी हैं उनके DNA में अधिक अंतर होंगे। इस विचार के आधार पर
निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो उसे आणविक अतिवृत्त कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है? तो इसमें होता है ए ऑप्शन, अपने जीन का आधा हिस्सा। एक सामान्य मनुष्य शरीर कोशिका में क्रोमोसोम होते हैं, तो ये होते हैं 46। कितने होते हैं? 46 होते हैं। 46। गुणसूत्र किससे संबंधित होते हैं? गुणसूत्र जो हैं आपके आनुवांशिक लक्षणों के संचार से संबंधित होते हैं। उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम से में क्रोमैटिक जुड़ते हैं? तो हो जाएगा सेंट्रोमियर। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। यदि एक पौधे का समजीनी है तो समलक्षणी डैश होगा, बौना और गोल। अगला क्वेश्चन है, मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्न में से कौन सा नहीं है? तो गोल फली। अगला है, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहलाता है टिश्यू कल्चर कहलाता है। अगला है, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? इसमें 44 गुणसूत्र प्लस XX होते हैं। अगला देखेंगे 45 नंबर, वो 405 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। द्विगुणित बीज, इनमें लिंग अलग अलग होते हैं। द्विगुणी कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है और उन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो ये रहे दोस्तों आपके क्वेश्चन। आज चौथी क्लास थी जिसमें से हम लोगों ने 400 क्वेश्चन कर लिया। प्रत्येक दिन 100+ क्वेश्चन करते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी प्रकार से जुड़े रहें और आपका बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा। 1 से 2 बार ये क्लास आप देख लीजिएगा तो क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।